हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज हम एक कम्प्लीटली न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अमेज़न RDS। RDS रिलेट्स टू डेटाबेस। ये डेटाबेस रिलेटेड मॉड्यूल है। वैसे ये एक कोर मॉड्यूल है, इसको काफ़ी डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत है, बट इन दिस कोर्स एज पार्ट ऑफ दिस अमेज़न वेब सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अभी केवल मैं उसको ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूँगा। मे बी इफ इन केस रिक्वायर्ड आपको लगता है कि डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटी आपको ज़्यादा करनी है, उसके बारे में आप ज़्यादा वीडियोस ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको डिटेल में कवर करूँगा। बट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, अभी के लिए हम इस कोर्स में केवल उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ने वाले हैं जो आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ध्यान होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मेन चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इवन द प्रैक्टिकल जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक मैं छोटा सा प्रैक्टिकल कराऊंगा जिसमें हम केवल सिंपल एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि आप एक डेटाबेस इंस्टेंस बना पाएँ, उससे कनेक्ट कर पाएँ और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। रिलेशनल वो होते हैं जिसमें हमारे टेबल्स होती हैं, कॉलम्स एंड रोज होते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा को मेंटेन करते हैं। और नॉन रिलेशनल जिसको हम नो सीक्वल भी कह देते हैं, सीक्वल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए स्टैंड करती है, उनको हम नॉन रिलेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपकी एक डिफाइंड स्कीमा तो होता है, बट टेबल्स के फॉर्म में हमेशा नहीं होता। नॉट नेसेसरी कि आपका डेटा जो स्टोर करें वो हम टेबल के फॉर्म में ही करें। तो इसको करने के डिफरेंट अलग तरीके हैं। की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्कीमा हो सकता है, जिस तरीके का आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का होता है। ये आपको कुछ एडवांटेजेस देते हैं क्योंकि सिंपल टू यूज़ है, आपको पहले से स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने की इन फॉर्म्स ऑफ टेबल ज़रूरत नहीं होती। मोर फ्लेक्सिबल है, आपको जैसे उसे मॉडिफाई करना है कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आज के टाइम में एज वी आर ग्रोइंग इन द आईटी मार्केट, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की डिमांड ज़्यादा हो रही है। ओके, बट ट्रेडिशनली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। इनका सिग्निफिकेंस किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ है। अगर हम रिलेशनल में देखें तो दो तरीके की प्रोसेसिंग हम करते हैं, एक तो होता है OLTP और एक होता है OLAP। OLTP स्टैंड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, जो हमारी डे टू डे क्वेरीज होती हैं। ओके, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, सिंपल क्वेरीज। तो आपने मान लीजिए किसी बैंकिंग रिलेटेड डेटा के लिए एक डेटाबेस तैयार किया है, एक RDBMS डेटाबेस है, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, MySQL, Maria, व्हाटएवर। तो इसमें अगर आपको नॉर्मल क्वेरीज करनी है, जस्ट कि आपके इस अकाउंट में कितने रुपए हैं, ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेरीज जो सिंपल क्वेरीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं लगती है, और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो एनालिसिस के फॉर्म में बहुत ज़रूरी हो गया है। हम हर चीज़ डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे हम कुछ आउटकम जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जनरेट होती हैं। मल्टीपल टेबल्स हैं, उनको ज्वाइन करके, कुछ पैरामीटर्स को ज्वाइन करके हम डेटा एनालाइज करके किसी आउटकम पे आते हैं। और इसीलिए ये जो डेटा है बहुत बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग द डेटा अगेन एंड अगेन, यू आर ज्वाइनिंग द टेबल्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शनल क्वेरीज नहीं होती हैं, आप ये लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये आप केवल एनालिसिस पर्पस के लिए करते हैं। और मेनली इसे डेटा वेयरहाउस क्या है कि बहुत सारे डेटाबेसेस, बहुत सारा डेटा जो एक जगह कंसोलिडेट किया है, एक्यूमुलेट किया है, वो डेटा वेयरहाउस बनता है। उसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज चलाते हैं जस्ट टू गेट फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कुछ आउटकम लेके आना चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए केवल आप बैंकिंग रिलेटेड कोई अगर डेटाबेस है, उसमें आप केवल इतना सा जानना चाहते हैं, आप अपना केवल अकाउंट में कितना पैसा है वो जानना चाहते हैं, एक स्मॉल क्वेरी है। अगर उसी रिलेटेड डेटा को आप ये और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करें कि आपने 10 साल में इस अकाउंट में कब, इस डेट में, इस लेवल से इस लेवल तक कितना पैसा डाला है, इस तरीके की जब आप कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं क्वेरीज को, तो एनालिसिस में आता है और वो OLAP के अंदर कवर किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि AWS RDS सर्विस के विद इन हमारे को क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, कौन-कौन से सर्विसेज़ हमें अमेज़न प्रोवाइड कराता है इन 3 तरीके के सिनेरियोज़ को कवर करने के लिए। सो OLTP के लिए हमारे पास 6 डेटाबेस इंजन हैं जो AWS RDS हमें प्रोवाइड करता है। वो है एक MySQL, Oracle, PostGreSQL, MySQL Server, MariaDB एंड Amazon Aurora। अब जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाने वाला, बट ये अब आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इन सब 6 के 6 डेटाबेस इंजन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके? सो उसके लिए द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू इज़ आवर वेरी ओन अमेज़न की जो वेबसाइट है, अमेज़न पे आप जाके देखेंगे, वहाँ पे आप डेटाबेस इंजन्स के रिलेटेड सारा डेटा आप देख सकते हैं कि किस में क्या होता है, क्या किस तरीके के फीचर को सपोर्ट करता है, कौन सा डेटाबेस इंजन नहीं करता। ट्रेडिशनल जो इनके डिफरेंसेस होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो अमेज़न में है, अगर MySQL, ओरेकल आप नॉर्मली भी इंस्टॉल करेंगे तो जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इन दिस कोर्स बिकॉज दिस इज़ नॉट मेयरली रिलेटेड टू अमेज़न। ये एक नॉर्मल डेटाबेस का चैप्टर होना चाहिए, डेटाबेस रिलेटेड जब हम कोर्स कवर करेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, बट अमेज़न से लेना देना इसका कुछ नहीं है। अमेज़न से जो मेनली स्पेसिफिक 3 चीज़ें हैं वो है अमेज़न अरोरा, जो कि क्या कहते हैं OLTP के लिए बहुत फास्ट सिस्टम बनाया है, MySQL के ऊपर ही बनाया है। MySQL को बेटर करने के लिए जो भी उन्हें शॉर्टकमिंग्स दिखी ट्रेडिशनल MySQL सिस्टम के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हुए बहुत फास्ट कम कॉस्ट में अवेलेबल करा के अमेज़न ने अपना खुद का एक डेटाबेस OLTP डेटाबेस अवेलेबल कराया, डेटाबेस इंजन जिसको हम अमेज़न अरोरा कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर OLAP के लिए कौन सा होता है जो अमेज़न ने आपको प्रोवाइड किया है, वो है अमेज़न रेडशिफ्ट, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए अमेज़न DynamoDB। इन 3 डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज दीज आर अमेज़न स्पेसिफिक, अमेज़न से रिलेटेड जो आपकी नई चीज़ अमेज़न आपको लेके आया, अदरवाइज ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम सब सेम ही है, ओके? सो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको और क्या तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको अमेज़न के थ्रू बता दिया, बट ट्रेडिशनल तरीके क्या होते थे। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑन प्रेमाइसेस आपका एक लोकल मशीन है, आप उस मशीन के अंदर डेटाबेस को इंस्टॉल करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको मैनेज करने की, उसमें बैकअप लेना है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पैच लगाने हैं, बैकअप्स लेने हैं, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आपको देनी है वो सब आपका हेडेक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि अगर आप ये OS रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी, बैकअप एंड मेंटेनेंस, पैचिंग, सिक्योरिटी अपडेट्स, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो जो EC2 में फ़ायदा होता है, अगर उस फ़ायदा को आप उठाना चाहते हैं तो आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपना डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। और आखिरी तरीका जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है अमेज़न RDS, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप RDS इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, एक अपने आप एक मशीन पे डेटाबेस इंजन इंस्टॉल होके आएगा। उसकी मेंटेनेंस की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो सब अमेज़न मैनेज करेगा। जो फंक्शनैलिटीज़ आपको मैनेज करनी है वो है कि अगर आप मैनुअल स्नैपशॉट्स लेना चाहते हैं, आपके रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट अदर देन दैट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय अमेज़न। सो ये 3 तरीके होते हैं। ऑब्वियसली अगर ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी, बैकअप, पैचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा हेडेक होता है किसी भी कंपनी के लिए। सो दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज वांट कि कोई दूसरी इस तरीके की सर्विस हो जो ये हमारे को ये सारी एक्टिविटीज़ पूरी करके दे दे, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। सो अमेज़न RDS इज़ फॉर दैट पर्पस। अमेज़न RDS की फुल फॉर्म अमेज़न रिलेशनल डेटाबेस सर्विस होती है। अब इसके हम कुछ की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑफलोड कॉमन टास्क लाइक पैचिंग, बैकअप, स्केलिंग, रेप्लिकेशन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे काम अब आपकी जगह अमेज़न करने वाला है। सिंप्लीफाइज ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑन रेगुलर बेसिस, एक मेंटेनेंस विंडो आप बता सकते हैं कि इस टाइम पे आप इन एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगी। बट important to note, very important to note actually, it does not provide shell to access DB server or instance। जैसे कि आप मान लीजिए ऑन प्रेमाइसेस अगर आपने अपने लोकल मशीन पे डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल किया है तो उस मशीन पे आप लॉग इन कर सकते हैं, जो कुछ देखना चाहे कर सकते हैं। उसी तरीके से EC2 इंस्टेंस पे भी किया तो आप EC2 इंस्टेंस पे SSH RDP कनेक्ट कर सकते हैं। बट
अमेज़न आरडीएस के केस में बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस आपको शेल एक्सेस नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट अपने डेटाबेस इंजन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस लाइक सीक्वल, वर्कबेंच या एमएस सीक्वल क्लाइंट वगैरह को यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से, बट एसएसएच करके उस मशीन पे जिस पे डेटाबेस इंजन आपका इंस्टॉल्ड है उस मशीन को आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट टू सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेबल्स जो कि आपको शायद इंपॉर्टेंट होंगे सिक्योरिटी पर्पस से। RDS provides API to create and manage one or more DB instances। तो तरीका क्या होता है, आप एक DB इंस्टेंस जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते थे वैसे एक DB इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उस अगेन DB इंस्टेंस में आप इंजन चूज करेंगे कि इस DB इंस्टेंस पे मैं किस तरीके का इंजन चाहता हूँ। MySQL, मारिया, अरोरा, पोस्टग्रे, ये सब जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे पिछली स्लाइड में, जो 6 दिखाए थे आपको ऑप्शंस, उनमें से कौन सा इंजन आप चूज करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अब ये अमेज़न आरडीएस जो है ईबीएस को यूज करता है। तो मैंने बताया था अगर आप फास्ट एक्सेस वगैरह चाहते हैं तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टोरेज, जो हमने देखा था। और उसके अंदर 3 ऑप्शंस होते थे, मैग्नेटिक, जनरल पर्पस एंड प्रोविजनड आईओप्स। जो सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इट स्टिल स्टैंड्स वैलिड फॉर अमेज़न आरडीएस, सो हम वही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ़िगर करने की, चूज करने की आपको फ्रीडम है। अब डीबी इंस्टेंस के की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अब आप इसको चाहे तो अमेज़न AWS कंसोल से आप इन सबको क्रिएट कर सकते हैं या फिर एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। एपीआई के लिए आपकी कमांड्स जो होनी चाहिए वो होती हैं क्रिएट डीबी इंस्टेंस, मॉडिफाई डीबी इंस्टेंस फॉर मॉडिफाइंग, रीसाइजिंग। तो अगेन अभी हम जैसे प्रैक्टिकल में देखेंगे, आप एक डीबी इंस्टेंस को चूज करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि कंप्यूट और मेमोरी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से EC2 इंस्टेंस होता है। डीबी पैरामीटर ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, जो कंट्रोल फीचर्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के लिए, वो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक कि जो आप पहले प्रेमाइसेस EC2 इंस्टेंस वगैरह पे मैनेज करते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को आसान कर दिया है अमेज़न आरडीएस ने आपके लिए, और केवल जो आपको कस्टमाइजेशन अवेलेबल होना चाहिए वो अवेलेबल करा दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं कि बट बैकअप एंड रिकवरी आर स्टिल इंपॉर्टेंट। अब बैकअप और रिकवरी होगी क्या, क्योंकि डीबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है आपके लिए। इसमें आपको ऑटोमेटेड बैकअप्स लेके देगा अमेज़न, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल पे आपके ट्रैक करेगा चेंजेस को एंड बैकअप करेगा डीबी का। स्टोरेज वॉल्यूम क्रिएट्स अ स्टोरेज वॉल्यूम स्नैपशॉट ऑफ द डीबी इंस्टेंस। तो ऑटोमेटेड स्नैपशॉट, किसी भी पॉइंट इन टाइम में आपका डीबी किस फॉर्म में उसका स्नैपशॉट लेके स्टोर कर लेगा, कल जिससे आपको रिकवर करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। इसको आप कितने दिनों तक रिटेन करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 दिन होता है, बट इट कैन बी चेंज्ड अप टू 35 डेज इफ इन केस यू वांट टू डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने डीबी इंस्टेंस को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटेड बैकअप्स भी आपके डिलीट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके। बट दूसरी चीज़ है कि कभी कभी आप चाहते हैं कि यू डू नॉट वांट टू रिलाई ऑन ऑटोमेटेड बैकअप्स, आप और कम शॉर्ट इंटरवल्स में मैनुअल स्नैपशॉट्स लेना चाहते हैं, तो उसका फीचर भी आपको दिया गया है, बिकॉज एज आई मेंशन डीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस होता है। सो यू कैन क्रिएट स्नैपशॉट मैनुअली, एपीआई और कंसोल के थ्रू कर सकते हैं। इसकी जो कमांड्स हैं क्रिएट डीबी स्नैपशॉट एंड डिलीट डीबी स्नैपशॉट, इनको यूज कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो पूछा जाता है, मैनुअल स्नैपशॉट्स आर नॉट डिलीटेड इवन आफ्टर डिलीशन ऑफ डीबी इंस्टेंस। तो अगर आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है, तो मैनुअल स्नैपशॉट्स डीबी इंस्टेंस के डिलीट होने पे नहीं होंगे, बल्कि ऑटोमेटेड बैकअप्स हो जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी डीबीए के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। आपके डेटाबेस की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है कि उसमें रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी आरपीओ आरटीओ होता क्या है? आरपीओ होता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेटा लॉस दैट इज एक्सेप्टेबल इवन द इवेंट ऑफ अ फेलियर और इंसिडेंट। तो अगर मान लीजिए आपका डीबी इंस्टेंस बैठ गया, किसी वजह से फेलियर हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो कितना डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है? सो डेटा लॉस एक्चुअली किसी भी बड़ी फर्म में एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। वो सबसे कम से कम, आप 1 मिनट का डेटा भी लूज कर दिया तो आपके लिए बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम, रिलेटेड सिस्टम में भी यूज हो रहा होगा। सो दैट इज वाई ये जो टाइम होता है ना, इट इज यूजुअली केप्ट इन मिनट्स। एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव की कभी अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउन टाइम दैट इज परमिटेड टू रिकवर, तो बैकअप्स तो आप ले रहे हैं पर आपका सिस्टम डाउन हो गया, डेटा आपने बचा लिया है क्योंकि आपके पास बैकअप, बट सिस्टम डाउन है, तो सिस्टम को दोबारा अप करने में कितना टाइम लगेगा?
रिज्यूम प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है आरटीओ। ये आपका थोड़ा मिनट्स या आवर्स में भी हो सकता है, विच इज एक्सेप्टेबल, बट डेटा लॉस इज यूजुअली नॉट एक्सेप्टेबल. So with the use of these automated backups, manual snapshots, you can control these recovery point objective and recovery time objective. इसके अलावा इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ तरीके होते हैं, वो हम आगे देखेंगे. सो अनदर चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होती है हाई अवेलेबिलिटी विद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन. अब आप ऑब्वियसली हमने अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में पढ़ा था. अब एक अवेलेबिलिटी जोन में आपने अगर अपना डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसमें किसी तरीके से फेलियर हो जाता है, यू वांट कि आपका बचा रहे डेटा, ठीक है, किसी और अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा एक रेप्लिका के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है. तो होता क्या है कि आपने एक प्राइमरी इंस्टेंस बनाया है, वो एक अवेलेबिलिटी जोन में है, और एक सेकेंडरी इंस्टेंस बनाया है, वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है यूजुअली फॉर डिजास्टर रिकवरी. परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए नहीं होता, ये केवल डिजास्टर रिकवरी के लिए, कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में, तो मेरा डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में सेफ रहे. ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या होता है कि दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, एक प्राइमरी इंस्टेंस है, एक सेकेंडरी इंस्टेंस है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है, और इनके ऊपर एक डोमेन नेम सिस्टम से हम एक एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं. तो अगर फेलियर होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, अपने आप, क्योंकि आप डीएनएस के थ्रू डेटाबेस को कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर कोई एक इंस्टेंस फेल होता है तो ऑटोमेटिक फेल ओवर हो जाता है सेकेंडरी डीबी के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है स्केलिंग. स्केलिंग क्या होती है कि अभी मान लीजिए आपको लगा कि आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आपको एडिशनल कंप्यूट या मेमोरी स्टोरेज रिसोर्सेज चाहिए डीबी इंस्टेंस के लिए, तो आप कैसे करेंगे? तो उसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, कि आप अपनी मशीन की कंप्यूट मेमोरी वगैरह बढ़ा सकते हैं. पर मशीन की भी कंप्यूट मेमोरी आप एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपको शायद एक और इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़े. तो जब एक और इंस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ता है, उसको हम यूजुअली रीड रेप्लिकाज के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं. अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब आप एक और रेप्लिका बना रहे हैं अपने डीबी सिस्टम का, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है परफॉर्मेंस. ओके, कि अगर सारा का सारा लोड आपकी ट्रांजैक्शन का एक ही सर्वर पे जा रहा है, उससे ज़्यादा आप क्या करना चाहते हैं कि भाई जितने भी रीड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, आपको अगर बस रीड करना है डेटा, तो मैंने एक और रेप्लिका बना के रख दिया है, एग्जैक्टली सेम है डेटा जो मेरे प्राइमरी सर्वर पे है, वही मेरे सेकेंडरी इंस्टेंस पे भी है. आपको केवल क्या करना है कि रीड रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो दूसरे रेप्लिका से, उस सेकेंडरी इंस्टेंस से उठाने हैं. तो रीड रेप्लिकास का पर्पस होता है परफॉर्मेंस, हैवी वर्कलोड्स को ऑफलोड करना. अब ये जो रीड रेप्लिका आपका सेम अवेलेबिलिटी जोन में भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. अगेन वहां पे डिजास्टर रिकवरी आता है. तो अवेलेबिलिटी जोन की जब बात आती है तो वो डिजास्टर रिकवरी होता है, जब रीड रेप्लिका की बात होती है तो वो होता है आपका यूजुअली परफॉर्मेंस रिलेटेड. सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए Amazon RDS को लेके. बहुत ज़्यादा मैं डीप में कवर नहीं करूँगा, कर रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू इंश्योर क्विक फेल ओवर फॉर मल्टी एजी एनेबल्ड RDS. तो आपका RDS इंस्टेंस में मल्टी एजी आपने ऑलरेडी एनेबल कर रखा है, अब वो इंस्टेंस डाउन हो गया, तो आपको क्या एक्शन करना है? ऑप्शंस हैं कि आपको SSH करके उस सेकेंडरी इंस्टेंस में जाके कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको अपडेट करना पड़ेगा. लॉन्च न्यू इंस्टेंस यूजिंग द लास्ट स्नैपशॉट, अपडेट DNS एंट्री. तो जैसा मैंने बताया था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, Amazon आपके लिए टेक केयर करता है सब चीज़ों का. सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, फेल ओवर विल हैपन ऑटोमेटिकली. ओके, Which AWS data service is best suited for running complex queries for analytical purpose in your data warehouse? जैसे मैंने कहा था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं Redshift, DynamoDB और Aurora के लिए. OLAP रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप Redshift को यूज करते हैं. So Redshift is the correct answer. Which Amazon RDS database engine support read replicas? Now this is a very tricky question. अब मैंने इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको कहा कि केवल AWS साइट पे आप जाइएगा और वहाँ पर डिफरेंट डेटाबेस इंजन्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं. ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है, कि कुछ रीड रेप्लिकास को आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कल करने लगेंगे.
So that is why this is kind of a tricky question, more of a memorizing thing कि आपको याद करने की ज़रूरत है, but the correct answer is this. तो मेन डिफरेंसेस यही होते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस इंजन रीड रेप्लिकास को सपोर्ट करते हैं, मल्टी एजी को करते हैं, नहीं करते. मेनली यही डिफरेंसेस होते हैं, अदर देन द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बिटवीन दीज डेटाबेसेस. So guys, that's all for today. In the next video, I'm going to cover quickly a few practical and part of Amazon RDS. Hope you liked this video. If you did, please like it and share it and comment. Thanks for watching my video. Thank you.